कि देयर इज अ वन लूप, वायर का लूप है, उसको सोप सोल्यूशन में डिप करके निकाल लिया तो उसके ऊपर सोप फिल्म बन जाएगा। उसके ऊपर एक थ्रेड को केयरफुली चिपका दिया गया, उसका लेंथ दिया हुआ है, उससे रेडियस निकल जाएगा और उसके अंदर के फिल्म को ब्रेक करते ही ये सर्कुलर शेप ले लेता है। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऐसा अगर होता है फेनोमेना तो थ्रेड के अंदर कितना टेंशन डेवलप होगा बाय दिस प्रोसेस, तो टेंशन कैलकुलेट करना है। इस केस में होगा क्या है यहाँ समझिए पहले। दिस इज द वायर लूप जिसको सोप सॉल्यूशन में डिप किया गया, इसके ऊपर पूरे में सोप फिल्म आ गया। नाउ वन थ्रेड लूप इज प्लेस्ड केयरफुली ऑन द सोप फिल्म और उसको निडल से उसके फिल्म को ब्रेक किया गया। तो क्या होगा, थ्रेड विल बिकम सर्कुलर, ऐसा हो जाएगा। सोप फिल्म यहाँ बचा, ये जो डॉट से मैं दिखा रहा हूँ दिस इज द सोप फिल्म, ये सोप फिल्म है और ये अंदर में कुछ नहीं, ये थ्रेड लूप है, दिस इज थ्रेड लूप और ये वायर लूप है जैसा क्वेश्चन में लिखा है। तो होता क्या है कि थ्रेड लूप में एवरीवेयर दिस फिल्म इज अप्लाइंग अ फोर्स। यहाँ पे यू कैन सी एवरीवेयर at every point film will apply a tangential force due to surface tension. It is trying to pull this thread. इसी की वजह से इस थ्रेड में टेंशन आ गया। उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, we will take a very small portion of the thread. Radius of the thread is suppose r. R can be evaluated because total length of the thread is given. 2 pi r is 6.28 centimeter. यहाँ से रेडियस आ जाएगा, रेडियस इज नोन। ये एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं हम लोग ए बी। सो फिल्म विल अप्लाई अ फोर्स रेडियली आउटवर्ड। ए बी का लेंथ कुछ मान लेते हैं आर, ए बी को हम लोग डीएल मान रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ जो फोर्स लगेगा इस पोर्शन पे ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज सपोज, सरफेस टेंशन को मैं मान रहा हूँ टी नॉट। तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा टी नॉट इंटू डीएल, दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। अगर लेंथ डीएल है तो और सरफेस टेंशन टी नॉट है तो टी नॉट इंटू डीएल। ड्यू टू दैट इस स्ट्रिंग में ए बी पोर्शन इज इन इक्विलिब्रियम। इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा टेंजेंशियली टेंशन का डायरेक्शन होता है सर, दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। पॉइंट बी पे इधर वाला वायर का पोर्शन जो है दैट विल अप्लाई अ टेंशन आल्सो टी। तो पॉइंट ए पे टेंशन इज अप्लाइड बाय ए बी पोर्शन को अलग करके सोचिए कि इधर वाला पोर्शन पॉइंट ए पे टेंजेंशियली एक फोर्स अप्लाई करता है और इधर वाला पोर्शन पॉइंट बी पे टेंशन अप्लाई करता है। स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है दैट इज टेंजेंशियल और इसको अगर मिला दिया जाए यहाँ तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये पूरा एंगल डी थीटा माना जाए तो ईच हाफ के लिए हो जाएगा डी थीटा बाई 2। दिस एंगल विल ऑल्सो बी डी थीटा बाई 2। ये पूरा एंगल मैंने डी थीटा लिया। ए बी आर्क जो सेंटर ओ पे एंगल बनाएगा वो मैंने डी थीटा लिया, तो ईच हाफ विल बी डी थीटा बाई 2। ईच हाफ विल मेक द एंगल डी थीटा बाई 2, जैसा नॉर्मली हम लोग करते हैं। अगर यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखिए ऐसा मैंने दिखाया, यहाँ से यहाँ तक आर्क ए बी लिया है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन टी नॉट इंटू डीएल और पॉइंट ए पे टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन है 90 डिग्री, पॉइंट बी पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में टेंशन है, दिस इज 90 डिग्री। ये दोनों एंगल इक्वल है डी थीटा बाई 2 और ये भी है डी थीटा बाई 2। नाउ टेंशन का जो कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन का कैंसिल हो जाएगा। इस डायरेक्शन में पहला कंपोनेंट आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2
टेंशन का टुवर्ड्स द सेंटर कंपोनेंट, इस टेंशन का भी इधर इतना ही आएगा तो 2 टाइम्स, because AB is in equilibrium, so this force due to surface tension and this is tension generated inside the string, both should be equal, both should be equal for equilibrium of portion AB. equilibrium के लिए T naught into dl equals to T sin d theta by 2. Because we are taking a very small portion, तो sin को हटा लेंगे, small angles के लिए sin theta becomes theta, तो RHS हो जाएगा 2 into d theta by 2, that is equal to T naught into dl. So T is T naught dl, T naught dl to cancel, T naught dl by d theta, ऐसा है. T naught into dl by d theta, और dl by d theta यहाँ से देखिए क्या आएगा, d theta is dl upon radius, this is radius r, so dl by d theta is r, therefore tension in the string is T naught into r. ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिए, रेडियस को सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टेंशन इन द स्ट्रिंग आ जाएगा. इसमें वैल्यूज डालने के बाद ये आए 3 into 10 raised to minus 4 Newton. This is the answer. सरफेस टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस में एंगल ऑफ कांटेक्ट की बार बार जरूरत पड़ती है, तो इसको आप समझ लीजिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है. ज्यादातर केसेस में हम लोगों को 2 तरह का रिजल्ट मिलता है, जैसे इफ वी टेक वाटर इन अ ग्लास, या किसी बीकर में वाटर ले लें और उसमें एक ग्लास रॉड ऐसे डाल दें और पानी इसके अंदर भरने पे शेप कुछ ऐसा दिखेगा. बीकर इज फिल्ड विथ वाटर एंड दिस इज ग्लास रॉड. तो ग्लास रॉड के पास ये हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, कॉनकेव शेप बन जाता है. सिमिलरली वाटर की जगह पे इसमें वाटर है, वाटर की जगह पे अगर मर्क्यूरी डाल दिया जाए तो रिवर्स हो जाता है. इफ दिस इज मर्क्यूरी देन कॉन्वेक्स सरफेस बन जाता है. मार्क करने वाला पॉइंट इसमें क्या है, लिक्विड एंड ग्लास रॉड का जो कांटेक्ट पॉइंट है, यू हैव टू मार्क दीज 2 पॉइंट. यहाँ पे देखिए, कौन ये पॉइंट को देखिए, इस पे फोकस करिए, यहाँ पे ये पॉइंट पे फोकस करिए. हियर इट इज कॉनकेव शेप, जो फिल्म है, लिक्विड का जो फिल्म है, इट इज टेकिंग कॉनकेव शेप, और ये कांटेक्ट पॉइंट जो है ग्लास रॉड के पास, वो हाइट ज्यादा है, यहाँ पे नीचे आ गया था. इन दोनों को अगर अलग अलग डायग्राम्स में मैं दिखाता हूँ, एक में कॉनकेव शेप है, फिल्म का शेप है कॉनकेव, और दूसरे में कन्वेक्स शेप, मेनिस्कस का शेप कन्वेक्स है और इसमें कॉनकेव है. तो किसी लिक्विड में इस तरह का शेप जब बनता है तो ये है ऐसा शेप, तो उसको मैग्नीफाई करके थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दी, और यहाँ पे शेप ऐसा हो रहा है, कॉन्वेक्स, दिस इज द शेप. इस तरह के कंडीशंस हैं दोनों, एक में कॉनकेव शेप आ रहा है, एक में कन्वेक्स शेप आ रहा है, जैसा कि मैंने दिखाया. ये पोर्शन को मैग्नीफाई कर दिया मैंने. इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ POC. POC स्टैंड्स फॉर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट between glass rod and film.
लिक्विड का जो फिल्म, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नीचे है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, थोड़ा नीचे चला गया। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट का जो डेफिनेशन है वो आप लोग समझिए अच्छे से। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स, और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, थीटा। पहला टेंजेंट ड्रॉ करते हैं अलोंग द फिल्म सरफेस, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से स्टार्ट होगा और अलोंग द फिल्म जाएगा। देखिए, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट drawn along the film surface and passing through the point of contact. सेम कंडीशन यहाँ पे, फिल्म के लॉन्ग कॉन्टेक्ट पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, तो दिस इज द टेंजेंट, दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट, first tangent, and second tangent is also drawn from the same point along the glass surface and towards the liquid. इधर ड्रॉ करेंगे तो away from the liquid हो गया. Second tangent is also drawn from the same point along the solid surface directed towards the liquid. ऐसे ये हो गया second tangent along the glass rod. This is the glass rod. और ये फिल्म, फिल्म सरफेस, फिल्म सरफेस, इन्हीं दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल थीटा कहलाता है। यहाँ अलोंग द ग्लास सरफेस टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो सेकंड टेंजेंट इधर आ जाएगा, यही डेफिनेशन है, सेकंड टेंजेंट, यहाँ पे ये एंगल हो गया। हियर थीटा लेस देन 90 डिग्री, हियर थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है, थीटा लेस देन 90 डिग्री रहेगा अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट तो कॉन्केव शेप बनता है, और थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री अगर होगा तो कॉन्वेक्स शेप ऑफ फिल्म हम लोग को। कैपिलरी एक्शन इज आल्सो कॉल्ड एज कैपिलरिटी। इसमें क्या होता है कैपिलरी एक्शन में, जब स्मॉल डायमीटर का ट्यूब को आप किसी लिक्विड में डिप करेंगे या उसके कांटेक्ट में लाएंगे, ऑटोमेटिकली लिक्विड विल गो इनसाइड, इट विल राइज इनसाइड द कैपिलरी, इधर राइज करता है या फॉल करेगा। जैसे मर्क्यूरी के केस में कैपिलरी के अंदर नीचे चला जाता है लिक्विड, और अगर वाटर है तो कैपिलरी के अंदर राइज करता है। तो सराउंडिंग लिक्विड के रेस्पेक्ट में लेवल या तो हाई रहेगा या डाउन रहेगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड। तो कैपिलरी एक्शन में होता क्या है वो देखिए। सपोज किसी बीकर में हम लोगों ने लिक्विड रखा और इसमें कैपिलरी, कैपिलरी मतलब स्मॉल डायमीटर का ट्यूब, इसके अंदर वाटर है यहाँ, तो वी कैन सी कि इसके अंदर राइज ऑफ वाटर काफी ज्यादा हो जाता है, सराउंडिंग लेवल से ये काफी ऊपर चला जाता है। सिमिलरली अगर वाटर की जगह इसमें मर्क्यूरी डाल देंगे और उसमें कैपिलरी को डिप करते हैं, मर्क्यूरी अगर डाल दिया आपने तो इसके अंदर सराउंडिंग से नीचे चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, मर्क्यूरी कैपिलरी के अंदर नीचे चला जाता है सराउंडिंग लेवल से। बाहर में मर्क्यूरी यहाँ तक है और कैपिलरी के अंदर नीचे चला गया, तो इधर इट विल गो अप और इट विल गो डाउन। इसी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। हाइट ऑफ लिक्विड inside a capillary, inside a capillary, either it will rise or it will fall, उसका फॉर्मूला। तो इसको थोड़ा बड़ा करके देखें, ये कैपिलरी है, कैपिलरी का मतलब होता है स्मॉल डायमीटर वाला ट्यूब, कैपिलरी का मतलब ट्यूब ऑफ स्मॉल डायमीटर, that is called capillary। तो थोड़ा मैग्नीफाई करके ट्यूब को थोड़ा चौड़ा दिखाएं तब डायग्राम में क्लियर दिखेगा। सपोज दिस इज अ कंटेनर और इसमें कैपिलरी को डिप कर दिया, यहाँ पे डायमीटर ज्यादा दिखा रहे हैं क्लियरिटी के लिए, अदरवाइज इट इज स्मॉल डायमीटर 1 mm 2 mm लाइक दैट। तो सराउंडिंग में लिक्विड का लेवल यहाँ तक, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड भर दिया गया, मगर कैपिलरी के अंदर तो ये काफी ऊपर चला जाएगा, यहाँ तक चला जाएगा।
तो ये जो मेनिस्कस है, शेप ऑफ द लिक्विड, इसका निचला हिस्सा जो है वहां से हाइट मेजर की जाती है, नॉट फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका जो बॉटम होता है यहाँ से हाइट हम लोग मेजर करते हैं। दिस इज द राइज ऑफ लिक्विड एज, जो कि कैलकुलेट करना, इसी हाइट को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये जो फिल्म है इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस जो है, इसको मान लेते हैं स्मॉल आर फॉर कैलकुलेशन पर्पस। आउटसाइड प्रेशर इज पी नॉट, एयर प्रेशर इज पी नॉट एवरीवेयर। इस पॉइंट को मान लीजिए ए, इस पॉइंट को मान लीजिए बी। डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो एंड सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज टी। तो होगा क्या कि एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एवरीवेयर प्रेशर रिमेन सेम। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे जिससे कि एज अपने आप कैलकुलेशन में आ जाएगा। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एज। क्या करेंगे हम लोग, सीधा पॉइंट ए और पॉइंट बी के प्रेशर को इक्वेट करेंगे। Since pressure at point A and pressure at point B should be equal, pressure at point A is P naught and pressure at point B कैसे निकलेगा? यहाँ खुला हुआ पोर्शन है तो यहाँ तो प्रेशर P naught रहेगा, तो जस्ट इस मेनिस्कस के ऊपर है प्रेशर P naught और मेनिस्कस के जस्ट नीचे आएंगे, बाहर ऊपर वाला प्रेशर ज्यादा है, नीचे में प्रेशर थोड़ा कम होगा, तो -2T/R। Just above the film pressure है P naught, just below the film pressure है P naught -2T/R। या प्रेशर डिफरेंस जो है बाहर और अंदर में 2T/R। ये यहाँ का प्रेशर आ गया P naught -2T/R। अब यहाँ और इतना नीचे जाएंगे, ये हाइट एच है, डेंसिटी रो है, तो इसमें रो GH और ऐड हो जाएगा। सो P naught इज नाउ कैंसिल, देयरफॉर H इज इक्वल टू 2T/ρgr। This is the height of liquid inside the capillary। कितना हाइट अटेन किया। अब इससे अगर हम लोग एक सर्किल बनाना, तो स्फीयर बनाना चाहें तो स्फीयर बाहर चला जाएगा, कैपिलरी से बाहर चला जाएगा। ये जो शेप है जनरली अगर इसे आप स्फीयर बनाया ऐसा, ये ऐसा दिखेगा। R इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस, R इज ऐसा दिखेगा। स्मॉल r जो है, दिस इज रेडियस ऑफ मेनिस्कस। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके देखें तो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिख रहा है इस टाइप का। मैग्नीफाइड व्यू है ये, तो ऐसा दिखता है। अब कैपिलरी का डायमीटर तो ये है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 2R कैपिलरी का डायमीटर। ये है कैपिलरी का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक, और ये है सेंटर O। रेडियस स्मॉल r जो है, दिस इज रेडियस ऑफ द मेनिस्कस, दिस इज स्मॉल r। और कैपिटल R जो है, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर मैं डालता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक 2R है, तो दिस इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R। इसको ध्यान से समझना है। एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक टेंजेंट डाल देते हैं फिल्म के अलोंग, और ये ग्लास सरफेस के अलोंग, तो दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट इज थीटा। और कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ द कैपिलरी, रेडियस ऑफ कैपिलरी। दोनों में फर्क है, स्मॉल r अलग है, कैपिटल R अलग है।
इस डायग्राम में देखिए ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस, यानी ये एंगल थीटा है। तो cos थीटा की वैल्यू फ्रॉम द ट्रायंगल, दिस एंगल इज थीटा, so cos theta is capital R by small r. तो small r can be replaced by capital R by cos theta. इस वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर रहा है। Therefore height h is 2t upon rho g r और 2t by rho g r cos theta, ऐसा हो जाएगा। r by cos theta, यहाँ r और cos theta ऊपर चला गया। तो अगर कैपिलरी का रेडियस दिया हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कैपिलरी का रेडियस और एंगल ऑफ कांटेक्ट मालूम हो तो, और मेनिस्कस का रेडियस मालूम हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे कि सरफेस टेंशन। इसी से पता चल जाता है पहला पॉइंट, इफ थीटा इज ऑब्ट्यूज, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन cos थीटा विल बी नेगेटिव, देयरफॉर h नेगेटिव हो जाएगा। h नेगेटिव होने का मतलब है कि इट गोज डाउन। और सेकंड केस है, if theta is less than 90 degree, cos theta is positive, therefore h is positive. तो इस केस में है कि लिक्विड लेवल गोज डाउन, लिक्विड लेवल गोज डाउन इनसाइड द कैपिलरी, और यहाँ है लिक्विड लेवल goes up inside the capillary. Inside the capillary. ये मेनिस्कस के नीचे में ये जो लिक्विड होती है, यहाँ पे जो लिक्विड होती है, ये जो रोजीएच हम लोगों ने लिखा है, यहाँ से ये लिया है। इसके नीचे भी थोड़ा थोड़ा लिक्विड है, यहाँ देखिए, यहाँ का जो लिक्विड है, ये जो शेडिंग से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ का लिक्विड यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया रोजीएच में, सिर्फ यहाँ से यहाँ का हाइट लिया गया। यहाँ भी लिक्विड ट्रैप्ड है थोड़ा सा नीचे में, जस्ट बिलो द मेनिस्कस, तो उसको अगर कंसीडर किया जाए तो फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आता है, तो वी कैन कैलकुलेट दैट आल्सो। तो इसको भी देख लेते हैं, करेक्शन इन एच, ये जो एच कैलकुलेट किया है इसमें करेक्शन क्या होगा, तो सिर्फ यहाँ पे जरा सा चेंज आएगा, रोजीएच प्लस थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं डायग्राम एक अलग बना देता हूँ। एच में करेक्शन करने के लिए इस केस में तो कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट टेंडिंग टू 0 हो जाता है, when theta tends to 0, then we can easily evaluate the liquid just below the meniscus. meniscus के नीचे वाला जो लिक्विड है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो यहाँ देखिए cos थीटा 1 तो r इक्वल्स r हो जाएगा। इस केस में r इक्वल्स r, और मेनिस्कस का जो शेप है, मेनिस्कस विल बिकम टोटली हेमिस्फेरिकल, अदरवाइज कैलकुलेट करना मुश्किल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये शेप जो है हेमिस्फेरिकल हो जाए, यानी ये जो स्फीयर दिख रहा है कैपिलरी के अंदर फिट हो जाए, r इक्वल्स r आने का मतलब यही है, तब इवेलुएट कर पाना संभव है, नहीं तो इवेलुएशन मुश्किल है। इसलिए ऐसे केसेस में इसका असर बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, बहुत थोड़ा। कहीं किसी किसी क्वेश्चन में अगर दिया रहे रेडियस क्यूब का, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 दिया रहे या टेंडिंग टू 0 दिया रहे, तब तो आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए फिर अगर ऐसा स्फीयर हो जो कि बिल्कुल कैपिलरी में ही फिट हो जाए, ऐसा
यहाँ से यहाँ तक। In this case you can see R equals R है। तो हम लोगों ने कैलकुलेशन में ये हाइट ले रखा था और इसके अंदर का लिक्विड को नेग्लेक्ट कर दिया था। अभी वैसा नहीं करेंगे, तो क्या करना होगा, इस लिक्विड को भी कंसिडर करना होगा प्रेशर में। तो इस फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। पहले ये जो शेडेड पोर्शन है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। डेंसिटी तो पता ही है रो, इसका वॉल्यूम हो जाएगा जस्ट बिलो मेनिस्कस जो टोटल वॉल्यूम है, ये यहाँ से यहाँ ये सिलिंड्रिकल शेप हो गया और उस सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। हाइट इज ऑल्सो आर एंड रेडियस इज ऑल्सो आर, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच माइनस इस पूरे सिलेंडर में से इस हेमीस्फीयर का वॉल्यूम घटा दे 2/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड जस्ट बिलो मेनिस्कस हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम। तो जो मास है शेडेड वॉल्यूम का मास होगा, इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना है, पाई आर क्यूब बाई 3 इंटू रो। इसका वेट हो जाएगा या प्रेशर, इसके चलते एक्स्ट्रा प्रेशर, सीधा एक्स्ट्रा प्रेशर ही निकाल लेते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड, तो वेट ऑफ द लिक्विड डेल्टा एम इंटू जी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो ट्यूब का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे डिवाइड कर दिया है, तो डेल्टा एम इंटू जी में ट्यूब के कैपिलरी के क्रॉस सेक्शनल एरिया से डिवाइड किया गया है। तो एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल पाई आर स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू जी, डेल्टा एम ये है पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू जी बाई 3, पाई आर स्क्वायर रो जी बाई 3। तो ये आया रो इंटू जी बाई 3। दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर। क्यूब है ना, ये पाई आर क्यूब है, तो रो जी आर बाई 3। दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएटेड ड्यू टू दिस लिक्विड। तो इसी इक्वेशन को चेंज करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मानिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब क्या इक्वेशन बनेगा, पी नॉट इक्वल्स पी नॉट माइनस 2t बाई स्मॉल आर भी अब कैपिटल आर हो गया, देखिए स्मॉल आर भी कैपिटल आर प्लस रो जी एच, और प्लस इसमें इसको ऐड करना होगा रो जी आर बाई 3। अब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करके न्यू एच निकालिए, कितना आएगा। इसको सॉल्व किया तो ये पी नॉट तो फिर भी कैंसिल हो रहा है, सॉल्व किए तो एच का वैल्यू आएगा जैसा पहले आ रहा था 2t बाई रो जी आर माइनस आर बाई 3। दिस इज द आंसर। तो इसी का असर पड़ता है। 2t cos थीटा बाई रो जी आर था, cos थीटा तो 1 हो गया, 2t बाई रो जी आर में माइनस आर बाई 3, इतना अंतर पड़ेगा। टॉपिक का नेम है कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। व्हाट डज इट मीन, यहाँ देखिए। सपोज किसी कंटेनर में लिक्विड है और इसमें एक कैपिलरी डिप किया गया, ये कैपिलरी है, इसमें यहां तक लिक्विड राइज किया और ऊपर में हाइट अभी बचा हुआ है। दिस इज हाइट अटेन्ड बाय द लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी। यानी ये जो कैपिलरी लिया गया है इट इज कैपिलरी ऑफ सफिशिएंट लेंथ, सफिशिएंट लेंथ यानी जितना हाइट चाहिए था। मान लीजिए एच का वैल्यू है 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, तो ट्यूब की लंबाई 15 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं, सेम कंडीशन लेकिन कैपिलरी को आधा ब्रेक कर दीजिए, छोटा कैपिलरी ले लें।
इसको आप कैपिटल एच मान लीजिए। अब हमने छोटा कैपिलरी ले लिया, स्मॉल एच इज लेस देन एच। ये जितनी हाइट चाहिए लिक्विड को अटेन करने के लिए उससे भी छोटा लेंथ लिया है कैपिलरी का। तो दिस इज कैपिलरी ऑफ insufficient लेंथ। जितना लेंथ रिक्वायर्ड है क्योंकि इसके अंदर लिक्विड राइज करेगा उससे बहुत छोटा कर दिया। सपोज फर्स्ट डायग्राम में कैपिटल एच की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अभी जो स्मॉलेस्ट दिख रहा है सेकंड डायग्राम में, दैट आई हैव टेकन ओनली 5 सेंटीमीटर। क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ये आप लोग सोच के बताइए। इन दिस टाइप ऑफ केसेस लिक्विड डजंट ओवरफ्लो। कितना भी छोटा ले कैपिलरी का हाइट, इट विल स्टॉप आफ्टर रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट। ये रेडियस चेंज हो जाता है। इसका रेडियस मान लीजिए कैपिटल आर है और इसका रेडियस स्मॉल आर है। दिस रेडियस चेंजेस। दोनों कैपिलरी, लिक्विड सेम है, कैपिलरी सेम है, डायमीटर सेम है, फिर भी इसका रेडियस अलग, इसका रेडियस अलग। रीजन, एच का फॉर्मूला होता है 2T/ρgr। इसमें आप देखिए H इंटू आर का वैल्यू है 2T/ρg। दोनों ही कंटेनर के लिए सरफेस टेंशन सेम, रो सेम, जी सेम, दिस इज द कांस्टेंट क्वांटिटी। तो होता क्या है, जब भी आप हाइट कम लेंगे लिक्विड मैनेजेस इट्स रेडियस वो अपना घटा बढ़ा सकता है, अपना मैनेज कर सकता है, सो दैट H इंटू आर बिकम्स कांस्टेंट। इसलिए इन दोनों डायग्राम में क्या होगा, कैपिटल H इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल h इंटू स्मॉल आर। तो क्या होगा, हाइट ज्यादा है रेडियस कम है, यहाँ हाइट कम है रेडियस ज्यादा है। कैपिटल H इज मोर देन स्मॉल h एंड कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। ये रेडियस बड़ा है इसके रेडियस। तो मेनिस्कस जो है अपना शेप यानी अपना रेडियस मैनेज कर लेता है। दिस यू कैन क्लियरली सी ऑल्सो, प्रैक्टिकली यू कैन सी दिस फिनोमेना। इस फिनोमेना को आप प्रैक्टिकली भी देखना चाहते हैं तो घर में करके देख सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल इज दिस वन। देखिए, जो बोतल से आप पानी पीते हैं उसका आप कैप लीजिए घर में, ऐसा रहता है कैप का शेप, उसमें लिक्विड भरते जाइए तो ऐसा दिखेगा, ऊपर तक पूरा लिक्विड भर दीजिए। नाउ ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो बड़ा वाला 1 लीटर वाली बोतल होती है उसके कैप में आप लिक्विड भरिए, यू विल फाइंड कॉनकेव शेप। थोड़ा और आप लिक्विड बढ़ाते जाइए, थोड़ी देर में आपको ये शेप ऐसा दिखने लगेगा। लिक्विड शेप विल बिकम कॉन्वेक्स, स्लोली कॉन्वेक्स हो जाएगा शेप। जैसे कैप पूरा भरा हुआ है ढक्कन में, पानी पूरा यहाँ तक भरा हुआ है, आपने और 2-4 स्पून केयरफुली ऐड किया तो जो शेप कॉन्केव था कन्वेक्स दिखने लगेगा। केयरफुली यू कैन वॉच एंड डू दिस एक्सपेरिमेंट टुडे। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने ये आपको बोला कि जो 1 लीटर वाली बोतल होती है उसका ढक्कन आप रखिए टेबल पे और ढक्कन में पूरी तरह से पानी भर दीजिए और पूरा भर जाने के बाद आपको कॉन्केव शेप दिखेगा। अब उसमें 2 स्पून धीरे धीरे स्लोली और वाटर ऐड करिए सो दैट इट विल नॉट ओवरफ्लो। यू विल फाइंड देयर इज अ शेप चेंज ऑफ मेनिस्कस, देयर इज अ चेंज इन शेप ऑफ द फिल्म, देयर इज अ चेंज इन द शेप ऑफ मेनिस्कस। कॉन्केव से कॉन्वेक्स की तरफ चला जाता है। कैपिलरी क्या करता है, अपना डायमीटर छोटा होने की वजह से वो रेडियस बड़ी आसानी से चेंज कर लेता है और ओवरफ्लो होने से स्टॉप कर देता है, ओवरफ्लो नहीं होने देता। तो even if we take insufficient length capillary of insufficient length, then also overflow in no case will take place। किसी भी केस में, किसी क्वेश्चन में इस विस्कस फोर्स की जरूरत पड़ती है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये है। दिस इज विस्कस फोर्स अप्लाइड बाय फ्लोइंग लेयर ऑफ लिक्विड। इसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है वही विस्कस फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन फ्लूइड पार्टिकल्स। फ्रिक्शन का मेन रीजन है रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। सिमिलरली फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स का मेन रीजन है
relative motion between two layers of a liquid. A is cross sectional area, जो फिल्म है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिस लिक्विड सरफेस से फ्रिक्शन लग रहा है, और इसको बोलते हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट. वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्टिंग इन द लिक्विड. तो ये फॉर्मूला देख लेना है जो मैंने नोट्स भेजा है. इसके अलावा एक स्टोक्स फोर्स है. स्टोक्स फोर्स ये फॉर्मूला कब काम करता है? जब लिक्विड मोशन में. दिस इज एप्लीकेबल व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन layers of liquid. तब ये फॉर्मूला. ये तब है जब लिक्विड इज एट रेस्ट. अगर लिक्विड रेस्ट में है और आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दिया, then also viscous force acts on the object and it is given by 6 pi eta RB. स्पेशली स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. R is radius of the object. जिस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को आपने ड्रॉप किया लिक्विड के अंदर, उसका रेडियस है. एंड v इज वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो कि लिक्विड में मूव कर रहा है. विस्कस लिक्विड अप्लाइज दिस मच विस्कस फोर्स. अगर लिक्विड रेस्ट में है तो इतना विस्कस फोर्स लगेगा, एंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन इतना फोर्स लगता है. और इसी से एक और फॉर्मूला डेराइव होता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड या गैस में ड्रॉप कर दीजिए, आफ्टर सर्टेन टाइम इट अटेन्स कांस्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है Vt इक्वल्स 2r स्क्वायर बाई 9 eta इंटू g, 2r स्क्वायर g बाई 9 eta इंटू d माइनस रो. ये फॉर्मूला है. तो आपको ये 3 एक्स्ट्रा फॉर्मूला और याद रखना है क्वेश्चंस में सॉल्व करने के लिए. दिस इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी. अगेन r इज रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट, eta इज विस्कोसिटी, d और रो क्या है? d इज डेंसिटी ऑफ द फॉलिंग ऑब्जेक्ट. डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जो किसी लिक्विड या गैस में फॉल कर रहा है या राइज कर रहा है ऊपर, और रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. मान लिया जाए कि एक आयरन का बॉल लिक्विड वाटर के अंदर ड्रॉप कर दिया है, तो ये आयरन की डेंसिटी होगी, ये वाटर की डेंसिटी होगी. और मान लीजिए एक बहुत ही वुडन मटेरियल जो है हल्की होती है, उसको ड्रॉप कर दिया पानी के अंदर तो ये ऊपर आने लगा. तो ये वुडन मटेरियल का डेंसिटी हो जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. रो इधर आ जाएगा, डी ऊपर आ जाएगा. ये फॉल करने के लिए. अगर राइज कर रहा है तो ये इस साइड आ जाएगा, ये राइट साइड चला जाएगा. और या मान लीजिए किसी आयरन बॉल को हमने हवा में ड्रॉप कर दिया, तो ये आयरन बॉल की डेंसिटी और ये एयर की डेंसिटी, तो एयर की डेंसिटी आयरन के सामने नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो रो उस केस में हटा देंगे. मैंने 3 बातें बताई. इफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग इन द लिक्विड तब तो d माइनस रो. इफ इट इज राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड, इसका मतलब है लिक्विड का ही डेंसिटी ज्यादा है ऑब्जेक्ट, तो रो माइनस डी हो जाएगा. तो पहला केस में ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन द लिक्विड जा रहा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला रहेगा, देन इट इज डी माइनस. उल्टा है, ऑब्जेक्ट राइजिंग इन द लिक्विड, इसका मतलब है ये रो माइनस डी हो जाएगा. और तीसरा, ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर और एनी गैस, तो तीसरे केस में क्या करना है? d माइनस रो की जगह अप्रोक्सीमेटली d लेना है, बिकॉज d इज वेरी वेरी लार्जर देन रो. बस इतना ध्यान रखिए. ये 3 तरह का केस क्वेश्चंस में हो सकता है.